दोस्तों ये है हमारी इंट्रोडक्टरी वीडियो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के ऊपर। तो हम देखते हैं इंट्रोडक्शन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 का। तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हमारा बेस्ड है न्यूयॉर्क सिविल कोड 1877 के ऊपर और ये इनेक्ट हुआ था 13 दिसंबर 1963 में और फोर्स में कब आया था ये आया था 1 मार्च 1964 को। एक्शन में कब आया था, कम इनटू फोर्स, और लागू हुआ था ये 1 मार्च 1964 को और बना था 13 दिसंबर 1963 को। अब देखते हैं हम इसके स्ट्रक्चर के ऊपर। इसमें क्या है, ये 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला है प्रिलिमिनरी इंट्रोडक्टरी पार्ट है इसका और इसमें सेक्शन 1 to सेक्शन 4 है, इसमें कोई चैप्टर नहीं है। और दूसरा पार्ट है स्पेसिफिक रिलीफ का। दूसरे पार्ट में स्पेसिफिक रिलीफ मिलता है, ग्रांट किया जाता है कोर्ट के द्वारा, और इसमें है चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 6 तक। और तीसरा है प्रिवेंटिव रिलीफ जिसमें है चैप्टर 7 से लेके चैप्टर 8 तक और इसमें सेक्शन 36 से लेके सेक्शन 44 तक है। स्पेसिफिक रिलीफ मतलब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगर हमें चाहिए तो हम पार्ट 2 में देखेंगे और प्रिवेंटिव रिलीफ के लिए हम पार्ट 3 में जाते हैं। हम देखते हैं रेमेडीज अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन। तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के प्रोविजन के सेक्शंस में क्या क्या रेमेडीज या रिलीफ प्रोवाइड करवाए हैं। ठीक है, रेमेडीज मतलब कोई से भी रिलीफ जो प्रोवाइड करवाया अगर किसी पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया, जैसे ए और बी पार्टियां, बी ने अगर कोई ए ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया तो बी को क्या क्या रिलीफ मिलेगा, क्या क्या उसको क्या किस तरह से सॉल्व कराया जा सकता है रेमेडीज। पहला है रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी। रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी, जैसे बी का कोई घर है सी, ठीक है, बी ने अपना घर सी 6 महीने के लिए ए को रेंट पे दिया। ये एक घर मान लेते हैं इसको हम, ठीक है। बी ने अपना घर 6 महीने के लिए ए को रेंट पे दिया और 6 महीने से पहले ही ए को घर से निकाल दिया, ठीक है। तो रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी ये सेक्शन 5 में सेक्ट के डिफाइन है। तो इस सेक्शन के अंडर में वो पोजीशन रिकवर कर सकता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के, ठीक है। तो ये आ गया हमारा रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी। अब आ जाते हैं हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करवाना स्पेसिफिकली, ठीक है। अगर एक पार्टी मना कर देती है तो कोर्ट से डायरेक्ट करता है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए। जैसे ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करा, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करा कि वो एक रेयर वाइन बी को प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। मान लेते हैं जैसे रेयर वाइन ग्रेप्स की वाइन है, ए ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा बी के साथ कि वो ग्रेप्स की वाइन बी को प्रोवाइड करवाएगा। बाद में एक कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर देता है और ग्रेप्स वाली वाइन बी को प्रोवाइड नहीं करवा पाता, तो भी कोर्ट के पास जाता है कि मेरे को कंपनसेशन नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कंपनसेशन मेरे को मिल भी जाता है तो ये वाइन रेयर है मैं कहां से लेके आऊंगा। तो कोर्ट डायरेक्ट करता है ए को कि तुम ये रेयर वाइन बी को प्रोवाइड कराओ। ये हो जाती है हमारी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अब आ जाते हैं हम रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। रेक्टिफिकेशन मतलब कोई भी करेक्शन करवाना हो लीगल डॉक्यूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे है लीगल डॉक्यूमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लीगल डॉक्यूमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई भी रेक्टिफिकेशन करवाना हो, चेंज करवाना हो तो हम करवा सकते हैं इस एक्ट के अंदर में, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। मान लो अगर कॉन्ट्रैक्ट कोई वॉइड है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवाया जा सकता है। डिक्लेरेटरी डिक्रीज से हमारा जैसे ए है, ए का कोई प्लॉट है यहाँ पे, ठीक है, और उसे डर है कि बी इसको कब्जा न ले, किसी को बेच न दे, ठीक है, अपने नाम पर। तो ए क्या कर सकता है, कोर्ट के पास जा सकता है कि मेरे को डिक्लेरेटरी डिक्री दे दो, टाइटल दे दो कि इस घर की इस प्लॉट की जो ओनरशिप है वो मेरे पास है, ठीक है। तो जब इसके पास ओनरशिप आ जाएगी तो कोई भी इसकी ओनरशिप को या टाइटल को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। कोई भी अगर इसके पास विल है ए के पास तो वो विल के लिए डिक्लेरेटरी डिक्री लेके आ सकता है। अब आ जाते हैं इंजंक्शन पर। इंजंक्शन का मतलब है ऑर्डर टू डू और नॉट टू डू समथिंग। जैसे ए कोई सिंगर है, ठीक है, उसने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है कि वो बी की शादी में गाना गाएगा, ठीक है, और उस टाइम पे किसी और के यहाँ गाना या सिंगिंग परफॉर्मेंस नहीं देगा, किसी और के यहाँ गाना नहीं गाएगा, ठीक है। तो बी ने ए की शादी पे गाने से मना कर दिया, ठीक है, और सी की शादी में गाने चले जाता है, ठीक है। तो कोर्ट ए से क्या कहेगा कि तुम नहीं जा सकते,
ठीक है। पर इसमें कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी ग्रांट नहीं करेगा कि जाओ तुम बी के यहाँ गाओ ही जाके, क्योंकि यहाँ पे पर्सनल स्किल आ गया। ये हम आगे पढ़ेंगे तो इसको और क्लियर हो जाएगा। ये नॉट टू डू समथिंग वाले के लिए कि अगर ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि बी की शादी में ए गाना गाएगा और उसकी शादी के समय वो कहीं और गाना नहीं गाएगा, तो कोर्ट ऑर्डर दे देगा कि तुम सी के यहाँ भी गाना नहीं गाओगे, ठीक है। और टू डू समथिंग, मान लो जैसे किसी ने रोड पे भैंसें वगैरह बांध रखी हैं, ठीक है, यार रोड पे क्या कर रखा है, रोड पे दीवार खड़ी कर दी है, ठीक है, तो कोर्ट उसके पास आ जाएगा कि तुम इस दीवार को हटाओ, इस दीवार को हटाने का ऑर्डर, टू ब्रेक द वॉल ऑन रोड। अगर किसी के घर के सामने रोड है और उसने वहाँ पे दीवार खड़ी कर ली है या फिर कोई भी कमरा वगैरह बना लिया, रोड को बंद कर लिया है, तो कोर्ट उसे ऑर्डर दे सकता है कि इस दीवार को हटाओ, कुछ करने का, टू डू समथिंग, ठीक है। अब देखते हैं रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब डिस्काइंड कर देना कॉन्ट्रैक्ट को। वॉइड, जब कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है तब कॉन्ट्रैक्ट को रिस्काइंड किया जाता है, ठीक है, जब वॉइड होता है तो कैंसिल कर दिया जाता है। तो रिस्किनेशन में क्या होता है इसमें कि कॉन्ट्रैक्ट से पहले वाली कंडीशन होती है ना, वो आ जाती है जितना पॉसिबल होता है, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्टरी वीडियो हमारे यहाँ पे खत्म होती है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।